अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई और मैं इफ्तिखार शिराजी। आज आपने देखा है पंजाब में नाजरीन के गवर्नर बलीगुर रहमान साहब के हुक्म पे ना तो 4 बजे सूबाई असम्बली का इजलास हुआ और ना ही वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब वहाँ पे एतमाद का वोट लेने के लिए गए, बल्कि इसके बरक्स कल एक रूलिंग जारी हुई थी स्पीकर की जानिब से और उस रूलिंग के तहत कहा यह गया कि जो वो गवर्नर का इक़दाम है वो गैर आइनी और गैर कानूनी है और इस दौरान उन्होंने सूबाई असम्बली का जो जारी इजलास था उसको जुमे के दिन 2 बजे तक मुलतवी कर दिया और कहा यह जा रहा है अब कि वज़ीर आला पंजाब जुमे के रोज़ इजलास में जो अदम एतमाद की तहरीक है उसका सामना करेंगे। लेकिन इस दौरान मैंने देखा कि कहा तो ये गया गवर्नर हाउस की जानिब से और नून लीग की क़यादत भी ये कह रही थी कि अगर आज के रोज़ इजलास नहीं होता तो फिर गवर्नर पंजाब वज़ीर आला को डी नोटिफाई करेंगे, गोया कि इस ओहदे से हटा देंगे और उसके बाद एक नए कायदे ऐवान का इंतखाब होगा। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ, ना तो स्पीकर की रूलिंग को किसी अदालत में चैलेंज किया गया अपोजिशन की जानिब से, गवर्नर की जानिब से, और ना ही वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब को अभी तक डी नोटिफाई किया गया है। अगरचे वहाँ पर सूरत हाल कशीदा है, अब देखना ये है कि आगे सूरत हाल कैसे बढ़ती है। इमरान खान साहब ने कल 5 बजे वहाँ पे एक इज्तिमा से खिताब करने का फ़ैसला किया है और इस दौरान ये भी कहा गया है कि कल वहाँ पे गवर्नर हाउस का घेराव किया जाएगा और वहाँ पे एक एहतजाज भी होगा। साथ में स्पीकर पंजाब असम्बली ने ख़त लिखा है सदर मुमलकत आरिफ अलवी साहब को, जिसमें गवर्नर के कंडक्ट के ऊपर एतराज़ात उठाए गए हैं और साथ में ये कहा गया है कि बेहतर ये होगा कि उनको इस ओहदे से हटा दिया जाए। गोया कि अब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब इस पर क्या एक्शन लेते हैं, क्या फ़ैसला करते हैं, आने वाले दिन इस हवाले से भी बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। साथ में तहरीक इंसाफ अगरचे ये कह रही है कि परवेज़ इलाही साहब को कम अज़ कम 127 अरकान की हिमायत हासिल है, गोया कि अगर उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई भी है तो ऐवान की अक्सरियत इस वक्त भी परवेज़ इलाही साहब के साथ खड़ी है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उनके कुछ अरकान को बिलखसूस जो ख़वातीन अरकान हैं उनको मुबैना तौर पे पीपल्स पार्टी की जानिब से रकूम की ऑफ़र की जा रही हैं और कहा यह जा रहा है कि एक एक रुकन को 5-5 करोड़ रुपए ऑफ़र किए जा रहे हैं कि वो तहरीक इंसाफ के जो इत्तेहादी वज़ीर आला हैं उनका साथ छोड़ दें। और साथ में ये भी कहा गया कि सिंध के गरीब आवाम का पैसा जिसको रिश्वत के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जो आइनी सवाल है नाज़रीन वो ये है कि अगर वज़ीर आला को डी नोटिफाई कर दिया जाता है और इस दौरान एक नए कायदे ऐवान का इंतखाब होता है तो ऐसे में कि जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ भी तहरीक अदम एतमाद आ चुकी है तो क्या वो किसी एक इजलास को प्रिजाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और मोर इम्पॉर्टेंटली अगर इस दौरान जो तहरीक इंसाफ और काफ लीग के लोग हैं जिनकी तादाद कमोबेश 190 बनती है, अगर वो लोग इस्तीफ़े पेश कर देते हैं और ऐवान नामुकम्मल हो जाता है तो क्या इस सूरत में भी नए कायदे ऐवान का इंतखाब हो पाएगा। और तीसरी अहम बात कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला अपनी जगह पे मौजूद है जिसके तहत कोई भी रुकन पार्लिमानी लीडर की हिदायत के बरक्स वोट कास्ट नहीं कर सकता। तो क्या ऐसे में जो मुस्लिम लीग नूर और उनकी इत्तेहादी जमातें हैं उनके पास ज़ाहरी तौर पे तो 180 अरकान की या इससे भी कम उनके पास मौजूद है तादाद, तो ऐसे में वो अपना नया वज़ीर आला मुंतखब करा सकते हैं कि नहीं करा सकते। ये बड़े अहम सवालात हैं। तो मेहमानों को तारुफ हमारे साथ मौजूद हैं अली नवाज़ अवान साहब, आपका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से, और कोशिश करते हैं कि थोड़ी देर में हमें हाफिज़ अब्दुल्ला साहब भी जो PDM के तर्जुमान हैं वो ज्वाइन करें और एक एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के लिए साबिक चेयरमैन सेनेट वसीम सजाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मुझे बताया जा रहा है। तो अली नवाज़ अवान साहब, आपकी इजाज़त से मैं चाहूँगा कि पहले एक लीगल ओपिनियन ले ली जाए तो वसीम सजाद साहब से। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। वसीम साहब क्या कहेंगे इस वक्त जो सूरत हाल पंजाब की बनी हुई है, हम कहें कि एक आइनी बहरान ने जन्म ले लिया है या नहीं? ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि स्पीकर ने जो अब इजलास बुलाया वही आगे चलेगा और फिर वज़ीर आला साहब वहाँ पे जो तहरीक अदम एतमाद उसका सामना करेंगे। और आज के दिन जो गवर्नर की जानिब से बुलाया गया इजलास था जिससे अवॉइड किया गया, आपके ख्याल में कोई आइनी और कानूनी खिलाफ वर्जी नहीं की कि सूबाई हुकूमत की जानिब से और स्पीकर की जानिब से? जी वसीम सजाद साहब। जी 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 सवाल सुना सर मेरा आपने? जी जी फरमाएं। जी जी मैंने कहा इनफैक्ट हम पंजाब की सूरत हाल को सर डिस्कस डिबेट कर रहे हैं
क्या कहेंगे आज जो स्पीकर की कल रूलिंग आई कि आज का बुलाया गया जो इजलास था गवर्नर का वो गैर आइनी गैर कानूनी है, आपके ख्याल में ऐसे ही है और उसे अवॉइड करके किसी किस्म की कोई आइनी और कानूनी खिलाफ वर्जी नहीं की गई? बात यह है जी कि ये अब सारा मामला जो है ये एक उलझता जा रहा है कानूनी लिहाज से, और मुझे लगता है कि इसका हल जो है वो अदालत में ही होगा और कहीं नहीं हो सकता। एक तरफ तो गवर्नर साहब ने इजलास बुलाया है, स्पीकर ने कह दिया है कि इजलास वो नहीं बुला सकते। अब इसमें चीफ मिनिस्टर जो है वो उसका तो कोई रोल ही नहीं है। चीफ मिनिस्टर तो तब वोट लेगा जबकि इजलास बुलाया जाएगा। उसने तो इजलास नहीं रोका, इजलास तो रोक रहा है स्पीकर, और उस तरफ गवर्नर है। सो लड़ाई स्पीकर और गवर्नर के दरमियान है। चीफ मिनिस्टर तो रास्ते में खड़ा है। अगर वो इजलास बुला लेगा तो फिर सवाल पैदा होगा कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेता है और क्या करता है। लेकिन मेरे ख्याल में इन हालात में ये मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और वहाँ पे ये मसला तय होगा कि स्पीकर कर सकता है कि नहीं, गवर्नर कर सकता है कि नहीं, और इन हालात में क्या हल है। लेकिन क्योंकि आप चेयरमैन सेनेट भी रहे हैं और पुराने पार्लियामेंटेरियन है कि एक इजलास के होते हुए कोई दूसरा इजलास बुलाया जा सकता है, क्योंकि अगर हमने कुछ आइन के आर्टिकल्स पढ़े। देखना ये ऐसा मामला है जिसपे कोई नजीर हो तो मैं आपको कह दूं कि भी हाँ इस पे कानूनी कोई नजीर है, कोई नहीं है। लिहाजा ये एक मामला जो है ये अब कानूनी तौर पे उलझ गया है। एक तरफ तो ये आर्गुमेंट दी जा सकती है कि जी ये गवर्नर का इख्तियार है, आईनी इख्तियार है, इस इख्तियार को कोई रोक नहीं सकता। दूसरी तरफ स्पीकर साहब की अब रूलिंग आ गई है। सवाल ये कि रूलिंग का क्या करेंगे। ये रूलिंग की मौजूदगी में गवर्नर का ऑर्डर जो है वो उसकी कोई हैसियत नहीं रहती। लिहाजा ये मामला तय मेरा ख्याल में हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। और इस फैक्ट सुप्रीम कोर्ट में अगर लेके जाएगा भी कोई तो क्या इस वक्त गवर्नर साहब को लेके जाना चाहिए, वहाँ के अपोजिशन को? ये इनिशिएटिव किसके एंड पे होगा सर? देखिए जी ये इस वक्त जो लड़ाई है वो गवर्नर और स्पीकर के दरमियान है। इसमें या तो गवर्नर जा सकता है या स्पीकर जा सकता है या कोई मेंबर असेंबली भी जा सकता है, क्योंकि उनके हकूक भी मुतासर हो रहे हैं। और आपके ख्याल में अगर इस वक्त गवर्नर साहब वज़ीर आला को डी नोटिफाई करते हैं, उनको हटा देते हैं ओहदे से, तो वो इस पोजीशन में है, उसकी कोई आइनी और कानूनी हैसियत होगी आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में जी अगर वो ऐसा कदम उठाएंगे तो फौरी तौर पे ये मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और वहाँ मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट इसको स्टे भी कर दे, ये भी मुमकिन है। और एक स्पीकर पंजाब असेंबली ने सर खत भी लिखा है सदर पाकिस्तान को गवर्नर के कंडक्ट के हवाले से। आपके ख्याल में वो कितना एक सीरियस मैटर है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो मेरे ख्याल में वो तो एक इंतजामी किस्म की चीज है। खत लिखा है, सदर उसको मानते हैं नहीं मानते हैं। और दूसरा ये है कि सदर को जो भी काम करना होता है वो वज़ीर आज़म के मशवरे से करना होता है। लिहाजा मेरे ख्याल में खुद तो सदर इसमें कोई एक्शन नहीं लेंगे, मुनासिब इस पर कोई एक्शन नहीं ले सकते। बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट हम चलेंगे अली नवाज जवान साहब की तरफ। सर वहाँ पे अब बहरानी पैदा हो गई है। मैं सिर्फ कल भी हम अपने इस प्रोग्राम में यही सवाल कर रहे थे तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से कि सर ये 23 दिसंबर का इंतखाब क्यों किया गया? इतना तवील वक्त आपने दे दिया अपनी अपोजिशन को कि कुछ वो आपके मुतालिक पेशबंदी कर ले, और आज हम देख रहे हैं कि 10 करोड़ के इस सूबे के अंदर एक बड़ा आइनी सा बहरान पैदा कर दिया। अगर असेंबली तहरील करनी थी सर, परवेज़ इलाही साहब तो कह रहे हैं कि आप हुक्म करें 30 सेकंड के अंदर, तो आप 30 सेकंड को खींच के 23 दिसंबर तक लेके आए। सर इतने डिले करने की क्या वजह थी? शराजी साहब इसका इशू देखें, हम चाह क्या रहे थे। हम ये नहीं चाह रहे हैं कि असेंबलियाँ तहलील करें। हम चाह क्या रहे हैं, तहरीक इंसाफ 8.5 महीने से क्या चाह रही है आपको पहले वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। हम 8.5 महीने से चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर नए जनरल इलेक्शंस कॉल हो जाए। तहरीक इंसाफ बिल्कुल ये नहीं चाहती कि बैकडोर के ज़रिए कोई डंडे के ज़ोर पे या किसी डरावे के तौर पे कहा जाए कि कोई तकर्री होने वाली है और उसके बाद सारे नाअहल हो जाएंगे तो हुकूमत में आ जाओ। हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो इस वक्त मसाइल हैं, जिस दलदल में पाकिस्तान फंसा हुआ है, वो आगे कैसे बढ़ सकता है। हमने जो ये डेट दी थी, हमने इसके साथ खान साहब ने एक ओपन उनको ऑफ़र की थी कि आप मुज़ाकरात करें और किसी न किसी चीज़ के ऊपर ये तय कर लें कि पाकिस्तान के अंदर किस वक्त इलेक्शंस कॉल हो सकते हैं। ये आपको याद भी होगा और इसीलिए हमने ये डेट दी थी, लंबी डेट दी थी ताकि हुकूमत बैठ सके, उसमें साख
डार साहब भी आए, या सादिक साहब भी आए और बात हुई, और बात वो इलेक्शंस कराने के मूड में नहीं है। पाकिस्तान का वाहिद हल जो आगे रोड मैप है वो जनरल इलेक्शंस है। जो बात नहीं बनी तो हमने कह दिया कि हम 23 दिसंबर को असम्बलियाँ तहलील कर रहे हैं। मज़ाहिका खेज़ चीज़ क्या है इस वक्त कि जो पूरी कुव्वतें जो आपस में 70 साल में सियासत करती रही हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ामात की बौछार करती रही हैं, बहुत बहुत पर्सनल लेवल के ऊपर जाके एक दूसरे पे केसेस करती रही हैं, वो सारी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं। और उन्होंने कहा कि हमने इमरान खान को गिराना है, उन्होंने इमरान खान को गिराया। नेशनल असम्बली से वज़ीर आज़म की सीट से उन्होंने वज़ारत आला ख़त्म की, पंजाब में तहरीक इंसाफ की, और वो चाह क्या रहे थे कि पाकिस्तान में ये जो NRO सिस्टम है वो कंटिन्यू रहे। पर मज़ाक़ खेज़ क्या चीज़ है, जिसको गिराने निकले हैं आज उसी की असम्बलियाँ बचाने निकले हुए हैं। ये इस स्टेज के ऊपर आ गए हुए हैं। आप भाई अगर आप समझते हैं कि वो उनके पास पावर नहीं है, लोग उनको वोट नहीं देंगे, वो बड़े गैर मकबूल हैं, तो लोगों में जाने से क्यों डर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड कि पाकिस्तान के लोगों को कि पंजाब में किसका वज़ीर आला होना चाहिए, KP में किसका वज़ीर आला होना चाहिए, पाकिस्तान में किसको वज़ीर आज़म होना चाहिए। हम तो ये चाह ही नहीं रहे कि ज़िमनी इलेक्शन हो। पाकिस्तान का जो इलेक्शन कमीशन है, ना उसमें एहलियत है, ना सलाहियत है, ना काबिलियत है कि 567 सीटों के ऊपर वो ज़िमनी इलेक्शन करा दे, और ये इसी चीज़ से डर रहे हैं। अब देखिए जो ये करने आए थे वो सारे काम ये कर चुके हुए हैं। इन्होंने अपना NRO लेना था वो ले लिया, इन्होंने नैब अमेंडमेंट करनी थी, नैब लॉ ख़त्म करना था वो कर दिया, नैब का ऑटोनमस बॉडी ख़त्म करनी थी उसे ख़त्म करके FIA के नीचे कर दिया, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सिस्टम ख़त्म करना था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी का वोटिंग राइट ख़त्म किया, वो कर दिया। लेकिन वो कह रहे हैं कि अब मैशत को ठीक करने की बारी भी है उनकी। वो कह रहे हैं कि हमारे पास प्लान है सर इन प्लेस, आप थोड़ा सा टाइम दे दें तो प्लान लोगों के सामने रख दें। प्लान लोगों के सामने, हम तो डॉलर को 180 पे लेके आएंगे सर। मैं यही तो कह रहा हूँ, वो लोगों के सामने रख दें। मेरे ख्याल है वो आपने उनका पुराना बयान सुना था, उन्होंने जो नया बयान दिया है कि उन्होंने कहा था कि मैं अपने पुराने बयान से पुराना बयान वापस लेता हूँ और मैं डॉलर को 200 से नीचे नहीं लेके आ सकता। हाँ, मैं डॉलर को ओपन मार्केट के अंदर 250 रुपये का कर सकता हूँ, और वो उन्होंने करके दिखा दिया। लेकिन कल जो अली नवाज साहब आप ये गवर्नर हाउस के बाहर मुजाहरा करने जा रहे हैं, वहाँ पे एक कॉल किया गया और खान साहब कल 5 बजे को खिताब भी कर रहे हैं, क्या ऐलानात कर रहे हैं यकीनन आपको मालूम होगा। तो आपको लगता नहीं है कि इससे तो जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है और वहाँ एक लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल और ख़राब हो सकती है? गवर्नर ने एक आप इकदाम उठाया, आपके स्पीकर ने एक और इकदाम उठाया, आपने गवर्नर को ऑनर नहीं किया, दैट्स इट। लेकिन ये अब जाके गवर्नर हाउस के बाहर जाके मुजाहरा करना, डज इट मेक सेंस? ये ठीक है आपको लगता है या मेरा ख्याल मुझे एक बात बताइएगा, मुझे एक बात बताइएगा कि आप जमहूरियत के अंदर एहतजाज करना कोई गलत बात है, डिमॉन्स्ट्रेशंस करना कोई गलत बात है? हमारे दौर के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब आए, उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर धरना दिया, फिर वो PDM बना के आए, फिर धरना दिया, फिर PDM तोड़ के आए, फिर धरना दिया। फिर तो आपको बिलावल भुट्टो का लॉन्ग मार्च याद होगा जो कराची से शुरू हुआ और D चौक पे आके कांपे टांगते हुए वापस चला गया। आपको सामने इलेक्शन कमीशन शरह दस्तूर के ऊपर PDM को हमने अलाउ किया और उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहिरा किया। तो हमारा मुजाहिरा एक गवर्नर का हम समझते हैं इलीगल एक्ट किया उसने। गवर्नर एक 18वीं तरमीम के बाद एक सिर्फ सदर और गवर्नर के पास इख्तियारात होते क्या हैं? वो सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस के इख्तियारात होते हैं उसके पास, वो उसको तजावुज़ कर रहे हैं। अगर वो समझते हैं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो तरीके अदम एतमाद भी उन्होंने पेश किए। तरीके अदम एतमाद में पता चल जाएगा कि किसके साथ कितने लोग हैं। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के अंदर वो समझते ये हैं कि जैसे सिंध के अंदर मंडी लगाई गई थी, जिस तरह पंजाब के अंदर मंडी लगाई की थी, क्योंकि जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है उसके अंदर जो वोट होता है वो आप हिडन वोट होता है। वो उसी तरह जैसे आज भी हमारी ख़वातीन MPs मिली हैं इमरान खान साहब को, उन्होंने कहा हमें 5-5, 10-10 करोड़ रुपए की ऑफर्स आ रही हैं। जरदारी साहब का दाखिला वैसे पाकिस्तान में ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जहाँ जाते हैं वहाँ मंडियाँ लग जाती हैं और बड़े काबिल इंसान हैं। वो एक बंदा होता है फेमस, एक होता है नोटोरियस। तो वो नोटोरियस हैं। जब आपको पता है कि बलूचिस्तान के अंदर इनका एक भी MPA नहीं था, तो इन्हें तो वहाँ टॉपल कर दी थी। तो इनका तो निज़ाम ही ये है पैसे के सर पे, और इसी तरह लोग अच्छे नेगोशिएटर हैं। वो कहते हैं उनमें कमाल ये कि लोगों को कन्विंस कर लेते हैं, उनके पास लॉजिक्स हैं, उनके पास शायद लॉजिक अगर पैसा है, लॉजिक अगर पैसा है तो वो तो पाकिस्तान में कोई भी कुछ काम कर सकता है। अगर लॉजिक डंडा है तो वो पाकिस्तान में पहले भी होता रहा है। मुझे बताएं ना, अगर इतने अच्छे नेगोशिएटर हैं, इतनी अच्छी कन्विंसिंग पावर है, जो काम ज़ियाउल हक नहीं कर सका
पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने के लिए, वो आसिफ अली जरदारी ने कर दी। इस वक्त अगर पीपल्स पार्टी है तो वो रूरल सिंध की जमात है, और इंशाल्लाह हम समझते हैं अगले साल जो जनरल इलेक्शन होगा यहाँ से भी पीपल्स पार्टी ख़त्म हो जाएगी। ये है उनकी, मेरा सबसे बड़ी पावर, जो वो एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी पीपल्स पार्टी ख़त्म हो जाए, वो उन्होंने करके दिखा दी। कामरान मुर्तज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। जी वालेकुम जी सर, पंजाब की सूरत हाल को हम डिस्कस डिबेट कर रहे हैं। पहले तो मेरा सवाल ये है कि इस जो बहरानी कैफियत वहाँ पे बनी है, तो अगर हम किसी एक पार्टी को, किसी एक फ़र्द को, किसी एक शख्स को जिम्मेदार ठहराएं, तो आपके ख्याल में इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? देखिए कौन जिम्मेदार है? क्या ये सूरत हाल ये बताती है कि हम जमहूरियत के काबिल हैं? क्या ये बात बता किसी कानून को, रूल ऑफ लॉ को जो है ना हम फॉलो करते हैं? जब हम रूल ऑफ लॉ को फॉलो जमहूरियत नहीं है तो फिर गिला शिकवा तो किसी बात का नहीं हो सकता। सही, लोगों का ये मुल्क है और हालात हमारे ये हैं, उसके सबसे बड़े जो जमहूरियत होती है, इसका असल चीज है वो इंसान के अंदर होती है। अगर वो डिफीट हो भी जाए तो वो एक्सेप्ट करता है उसको। यहाँ हमारे यहाँ ना डिफीट को एक्सेप्ट करने का हौसला है, ना कानून फॉलो करने का हौसला है, ना दूसरे को बर्दाश्त करने का हौसला है। तो जब हम शायद मुमकिन है कि हम जमहूरियत के काबिल नहीं। और अब आप क्योंकि आईन और कानून के माहिर भी हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा इनफैक्ट कि जो कल रूलिंग आई, लगता है कि हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। अली नवाज साहब, इनफैक्ट जो बात कामरान मुर्तज़ा साहब भी कर रहे थे, लगता तो ये है कि जमहूरी रवैयों का फुकदान है। वो कह रहे हैं कि अगर कोई शिकस्त खा जाए तो कोई शिकस्त तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, तो दूसरों को स्पेस देने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो अगर रवैये यही रहेंगे तो फिर इस तरह की बहरानी कैफियत तो हम माजी में भी देखते रहे, आगे भी देखते रहेंगे। कामरान मुर्तज़ा साहब को आप सुन रहे होंगे, जो उन्होंने गुफ्तगू की है, वो कह रहे हैं कि इस वक्त जो बहरानी कैफियत बनी है ये बुनियादी तौर पर जो जमहूरी रवैयों का फुकदान है। गोया कि किसी भी लगता है कि जमात में जमहूरी रवैये है नहीं, तो जब कोई शिकस्त खा जाए तो शिकस्त तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, कोई किसी को स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर ये सूरत हाल रही तो माजी में हमने बहरान देखे तो मुस्तकबिल में भी देखते रहेंगे। सूरत हाल फिर ठीक नहीं होगी कभी। सर देखिए, जमहूरियत जमहूर से है। जमहूर क्या चाहती है? जमहूर, अभी सर्वेज हुए हैं, उसके अंदर 70% पाकिस्तानी कहते हैं पाकिस्तान में फिल फॉर इलेक्शन हो जाने चाहिए। अगर जमहूर के रवैयों पे आप सियासत करेंगे, जमहूर जो चाहता है वो आप नहीं करेंगे, जमहूर को तंग करेंगे और एक खुद ही अपनी तरफ से अपने स्टेक के लिए, अपने निज़ाम को बचाने के लिए, जहाँ एक अशरफिया का निज़ाम है, तो बुरहान आएंगे। और बुरहान है क्या? सिंपल, एक इमरान खान को आप हटाना चाहते थे, आपने हटा दिया। पंजाब में आपने हटा दिया। इमरान खान दोबारा अवाम से वोट लेके दोबारा वजारत आला हासिल करता है पंजाब में। अब इमरान खान समझता है पाकिस्तान का जो वे फॉरवर्ड है वो इलेक्शन है। आप जमहूर में जाना नहीं चाहते और जमहूरियत की बात करते हैं। जमहूरियत है ही जमहूर से। साहब, आप तो कह रहे हैं कि जमहूर ये चाह रही है, लेकिन आपके वज़ीर आला तो फरमा रहे थे कि 99% अरकान सूबाई असम्बली ये चाह रहे थे कि इस असम्बली को कंटिन्यू करना चाहिए। तो सर वो भी तो जमहूर के नुमाइंदे हैं। सर मेरी बात है, रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो एक पार्टी का वोट लेके आए हैं, पार्टी का एक मंशूर है, पार्टी का एक नजरिया है। हम समझते हैं हम गुलामी में रह रहे हैं। हमारा ये है कि हमें, अगर हमने आगे बढ़ना है और कायदम के फुट स्टेप्स पे चलना है तो हमें एक आज़ाद पाकिस्तान चाहिए। पार्टी ये समझती है कि 1947 में हमने इंग्लिस्तान से आज़ादी इसलिए हासिल नहीं की थी कि हम अमेरिकन कॉलोनी बन जाएं, हम अमेरिका की ग़ुलामी में आ जाएं। हम कभी पाकिस्तानी जमहूर को जहाद फी सबिलिल्लाह के नाम पे लड़ाई में झोंक दें, कभी हम वॉर ऑन टेरर के नाम पे पाकिस्तानी अवाम को लड़ाई के अंदर झोंक दें, जो पाकिस्तान की जंग ही नहीं होती, जो पाकिस्तान, उसके अंदर कोई एक 9/11 के अंदर पाकिस्तानी शामिल नहीं होता। 100-150 अरब डॉलर का पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता है इकॉनमी को। पाकिस्तान के 80,000 लोग उसके अंदर हलाक हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। मुझे ये बात बताएं कि पाकिस्तान हमने हासिल किया क्यों था? अगर आपकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं हो सकती, आपकी, अगर आपके फैसले आज भी कहीं और से होते हैं, पाकिस्तानियों का जो, हेलो
जी 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 जी, सुन रहे हैं हम आपको। जो जी जी जो देखिए, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में अगर नहीं होते हैं और पाकिस्तानियों का जो स्टेक है उसको वॉयलेट किया जाता है, हमें हमेशा एक क्या कहते हैं, इस तरह पाकिस्तान को चलाया जाता है। मतलब आप क्या, आप दो तरह का निज़ाम नहीं रख सकते पाकिस्तान में। आप पाकिस्तान के अंदर ये भी कहें पाकिस्तान में जमहूरियत है और सारे फैसले एक डिक्टेटरशिप के थ्रू हो रहे हो, इस तरह तो नहीं हो सकता ना। अगर आपको समझते हैं कि तरीके इंसाफ के फैसले गलत हैं तो अवाम में चले जाएं। दुनिया यही करती है, अवाम दुनिया जमहूर के पास वापस जाती है। आप जमहूर से जाने में डरते क्यों हैं? कामरान साहब क्योंकि साथ है। कामरान साहब, इनफैक्ट यही इस वक्त हुकूमत है, इसमें इत्तेहादी जो बैठे हैं सर, इस 2018 की असम्बली को जाली तरीन असम्बली करार देते थे सर। इनका मुतालबा भी यही था कि अब जो मैंडेट है नया लेके लोग आएँ और हकीकी मानों में लोगों को मैंडेट मिले तब जाके उनको हुकूमत करनी चाहिए। बट अब उसी असम्बली से उनको हुकूमत मिल गई तो सर उनके रवैये, उनकी सोच बदल गई है। तो आपको लगता नहीं है कि एक मौका परस्ती की सियासत हो रही है और वो दूर अंदेशी और मुल्की मफाद में जो सोचना और फिर इदारों को स्ट्रेंथन करना, वो सोच तो बहरहाल में कहीं नज़र नहीं आ रही? देखिए, इसमें जो कुछ जो है आज इमरान खान साहब फरमा रहे हैं, क्या यही जो है ना मुतालबा जो कि ये इलेक्शन करवाए जाएं नए सिरे से, उस वक्त ये तस्लीम करते थे? सही, ठीक है। गवर्नमेंट नतीजे में उस वक्त जो है ना वो ये असम्बली इनके मुताबिक, फिर जब इन्होंने असम्बली तोड़ी तो वो भी इनके नजदीक ठीक थी, सुप्रीम अंडू कर दिया, वो इन्होंने जो ना बड़ी मुश्किल से हजम की। उसके बाद में एक दिन भी जो है वो गवर्नमेंट को आराम से कुछ चलने दिया। आज उधर सदर तंग कर रहा है, आज उधर से गवर्नर तंग कर रहा है, आज उधर से सीएम तंग कर रहा है। तो बात यह है कि जो कुछ ये उस वक्त मुनासिब नहीं थे, वो आज उसको मुनासिब जान रहे हैं जब दूसरे की गवर्नमेंट आ गई। इसी तरह से जो दूसरे जो है ना वो कल जो मुनासिब नहीं समझते थे, आज जब उन तो वो उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो इस एतराज कौन कर सकता है कि एक ही तरह का रवैया हो, कल भी ये वही बात करते हो, दूसरों के ऊपर भी गिला शिकवा हो सकता है कि जी नहीं दूसरों का स्टांस ये था, कल आज ना जी इन्होंने भी तो स्टांस चेंज कर दिया ना, सिर्फ गवर्नमेंट के जाने से चेंज हो गया। अब बात एक और है जी, बात इसमें जो है ना वो टारगेट डेट है इलेक्शन की दस्तूर के मुताबिक। सही। अब अगर दस्तूर के मुताबिक इलेक्शन जो ना ये क्या मई में करवा लो, अप्रैल में करवा लो, और जो ना सिटिंग गवर्नमेंट का स्टांस ये है कि अगस्त तक जो ना हम इसको कंटिन्यू, मामला कितना 3-4 महीने का रह गया। 3-4 महीने के लिए जो ना में डाला गया हुआ है, 3-4 महीने के बाद इलेक्शन हो जाएंगे तो कौन सी क्या, 3-4 महीने पहले इलेक्शन हो जाएंगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। बिल्कुल तरीकाकार ये नहीं होता कि ब्लैकमेलिंग करके जाए। 3-4 महीने पर होने से भी मैं समझता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका तरीकाकार ये होता है, एक चीज मुनासिब समझते हैं, आपका एक मुतालबा है, आप असम्बलियों में बैठे उस पर डिबेट करें। ये नहीं कि पहले आप इलेक्शन की डेट हम आके आपके साथ बैठेंगे, ये कौन सा वो तरीका हुआ करता है मुनासिब। लेकिन कामरान मुर्तजा साहब, इनफैक्ट नेशनल असेंबली सुन लीजिए, एक और सुन लीजिए जी जी, ये वाहिद हुकूमत अपनी जो ना अपनी असेंबली जिसमें वो हुकूमत में था जी, वो असेंबलियां जो है ना मजीद जो जिसमें ये इनकी हुकूमत है उसको तोड़ने जा रहा है। दुनिया की तारीख में, जमहूरी तारीख में किसी भी जो है ना सियासी लीडर ने इस तरह का फैसला अभी तक तो नहीं किया होगा। ठीक है जी, अगर फर्ज कर लीजिए कि आप इलेक्शन करवा भी लेते हैं, इलेक्शन हो भी जाता है के माहौल में, फर्ज करते हैं दूसरी बात कि उसमें जो ना पार्टी ए इलेक्शन जीत जाती है, तो क्या दूसरी पार्टियां उसको कल पे एक्सेप्ट कर? दुरुस्त, लेकिन ये बहुत बड़ा संजीदा सवाल है, संजीदा सवाल है, इसमें कुछ असल बात जो है कि इलेक्शन फेयर और फ्री हो और उसके बाद जो है ना वो एक्सेप्टेंस जो है ना वो अपने रवैये में जो है ना एक्सेप्टेंस पैदा करें, जो भी पार्टी आए उस जो है वो। लेकिन सर पीटीआई का तो मौक़िफ़ ये है कि इस वक्त खान साहब क्योंकि पब्लिक के दिलों में इतनी जगह कर चुके हैं कि उनको लगता है कि अगर इलेक्शन होंगे
तो वो 2/3 अक्सरियत से ऐवान में वापस आएंगे। और यही खौफ इस वक्त इत्तेहादियों को खाया जा रहा है और इस वजह से डिले कर रहे हैं। ये कोई वजह नहीं है कि क्योंकि हम डिक्टेट करवा रहे हैं और इसीलिए शायद हुकूमत चाह रही है कि नहीं डिक्टेशन नहीं, बट मकबूलियत से खौफजदा वो कह रहे हैं। हम भी कल यही कह रहे थे, कल जब इनकी हुकूमत थी और ये इलेक्शन नहीं करवाती हमारे मुतालबे पे, ठीक है जी। तो आज ये फरमा रहे हैं मुमकिन है कि इनकी बात दुरुस्त हो, मगर ये भी बहुत मुमकिन है कि इनकी बात गलत हो। ये तो इलेक्शन की बात पता चलेगा ना। इन्होंने 342 सीटें हैं जिसमें लेडीज भी शामिल है और अकलियतों की, उनके सब पे तो इलेक्शन नहीं लड़ना ना जी। इस तरह की जिस तरह इन्होंने अभी इलेक्शन लड़ा कि हर सीट पे जो है एक रिवायत कैंडिडेट था, ठीक है जी। तो वो जो इलेक्शन होगा उसका रिजल्ट जो है उसके नतायज अपने होंगे और उसके नतायज को अगर आप पहले दिल बैठ के सेटल नहीं करेंगे, उसके लिए एक्सेप्टेंस पैदा नहीं करेंगे, उस वक्त तक जो है ना उसके बाद फिर जो है ना पाकिस्तान में यही जो आज जो मसला चल रहा है यही मसला है। यकीनन इसमें कुछ हम जीत जाएं तो इसको सेटल करना है सर। ये तो अली नवाज साहब, इनफैक्ट आप कामरान मुर्तज़ा साहब की गुफ्तगू ब्रेक से पहले सुन रहे थे, वो कह रहे थे जी वापस आना पड़ेगा, असम्बलियों में आएँ और उसके बाद अपना जो एक ड्यू रोल है वो प्ले करें और फिर इलेक्शन भी हो जाएंगे। 3-4 माह से क्या फ़र्क पड़ता है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली से अगर आप इलेक्शन में जाना भी चाह रहे हैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो वही बैठे जिसके ऊपर आप पहले ही आदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं। इलेक्शन तो उन्होंने करवाने हैं, तो गल को कोई भी नतीजा आया बाकी पार्टीज़ के बारे में तो क्या कहें, बट PTI अगर किसी को शानदार कामयाबी नहीं कर उनके हिसाब से जो आप हासिल नहीं कर पाते तो कल को फिर आप कहेंगे कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिले हुए थे, इलेक्शन ठीक नहीं हुए, फिर एक नया बहरान। सर देखें, मसला ये है कि जो कामरान भाई बात कर रहे थे वो बिल्कुल पाकिस्तान में यही रवायती सियासत चलती रही है। और पाकिस्तान में इस रवायती सियासत ने किया क्या, 1979 के अंदर इलेक्शंस होते हैं, रवायती सियासत चलती है, मिनॉरिटी जो पार्टी होती है उसको ट्रांसफ़र ऑफ पावर कर दी जाती है, जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उसको बाहर निकाल दिया जाता है और कहा जाता है आगे की तरफ चलें, पाकिस्तान 2 लाख हो जाता है। रवायती सियासत में बिल्कुल यही होता है कि इनके पीपल्स पार्टी का एक भी सेनेटर नहीं होता बलूचिस्तान में और वो टॉपल कर देते हैं और वो कहते हैं जमहूरियत में इसी तरह होता है, आगे की तरफ चलें, हम रवायती सियासत को ही पसंद करते हैं। इमरान खान रवायती सियासत नहीं करता। इमरान खान रवायती सियासत करने पाकिस्तान की सियासत में नहीं आया। इमरान खान 26 साल से सियासत कर रहा है। इमरान खान पहले जब आए उनको एक सीट भी नहीं मिली। इमरान खान जब दूसरी दफ़ा एक सीट मिली, हमें हमारी जो पार्टियां जो हमें टांगा पार्टी कहती थी, इमरान खान ने उन्हीं को उसी टांगे में बिठाया हुआ है इस वक्त। और जब हमारे आपको ज़माने में पीपल्स पार्टी ने मंजूर भट्टू साहब को 18 नशिस्तों के साथ चीफ मिनिस्टर बनाया था, आज आपने 10 नशिस्तों के साथ परवेज इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया हुआ है। तो सियासत तो मोर और वैसी ही हो रही है सर जो पहले हो रही है। नहीं सर, डिफरेंट हो रही है। मैं आपको साबित करता हूँ ना शराजी साहब, सियासत ये है कि पहले सब कहते थे पाकिस्तान के इलेक्शन रिग होते हैं, सब ये कहते थे, पर कभी भी कोई उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाता था। अगर ये आवाज़ उठी है और इसके ऊपर स्टैंस लिया गया तो तहरीक इंसाफ ने जब धरना दिया, स्टैंस हुआ, उसके ऊपर फोरम बैठा, उसने कहा कि 72 ऐसी जगह हैं जो अगर बेहतर किया जाए तो पाकिस्तान में इलेक्शन बेहतर हो सकते हैं। हमने गैर रवायती सियासत की, हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेके आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के KP में पीपल्स पार्टी ने MPs खरीदे, हमारी मखलूत गवर्नमेंट थी, हमने उन्हें पार्टी से निकाल दिया, हमारी हुकूमत खतरे के अंदर आ गई। पाकिस्तान के अंदर कभी किसी जमात ने इतनी बड़ी तादाद में इस्तीफे नहीं दिए, क्योंकि वो रवायती सियासत करते हैं, वो लेन देन की सियासत करते हैं। वो कहते हैं कि आप बैठे और अपना अपना स्टेक बांट लें। पर इमरान खान ये सियासत नहीं करता। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत करता है। अगर इमरान खान ने कहा इस्तीफे देने, उन्होंने 135 बंदों ने असेंबली के अंदर इस्तीफे दिए। जब देखें अब उसके बाद जब पंजाब असेंबली में गवर्नमेंट है हमारी, 64% पाकिस्तान में गवर्नमेंट है। रवायती सियासत क्या कहती है? आराम से गवर्नमेंट इंजॉय करें जी, आराम से जो मर्जी पाकिस्तान के साथ होता रहे। ये देखें ना, जो कहते कुछ नहीं होता। मुझे इस पर बड़ा अफसोस होता है ये बात सुन के। आप शराजी साहब, आपके TV पे आपको इकॉनमी के भी सब्जेक्ट प्रोग्राम्स होते हैं। क्या पाकिस्तान इस वक्त कोई मुतामिल हो सकता है? उस वक्त पाकिस्तान नहीं चल सकता था जब पाकिस्तान 6.5% पे ग्रो कर रहा था, 5.5% पे ग्रो कर रहा था। कोरोना से जान छुड़ा ली थी। आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 12% पे जा रही थी। स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज ऊपर जा रही थी। आपकी एग्रीकल्चर 4.4% पे जा रही थी। उस वक्त पाकिस्तान नहीं चल सकता था। आपने उठा के इमरान खान को बाहर फेंक दिया। और आज पाकिस्तान चल सकता है जब पाकिस्तान के अंदर इतने डॉलर्स मौजूद नहीं है, वो पोर्ट के ऊपर लहसुन और प्याज के
कंटेनर छुड़ा सकें। पाकिस्तान के अंदर दवाइयात ख़त्म हो गई हैं। 15 लाख सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर ले ऑफ हो गए हुए हैं। 15,000 कार असेंबली के अंदर ले ऑफ हो चुके हुए हैं। एग्रीकल्चर इनकी पॉलिसीज़ की वजह से जो इनके रेट्स आ गए बिजली के, और दूसरी तरफ सैलाब ने तबाह कर दिया हुआ है। अब नेट इंपोर्टर बन चुके हुए हैं एग्रीकल्चर के अंदर। डॉलर में इंटरबैंक और मार्केट के अंदर 25 रुपए का फर्क है। आपकी जो रिमिटेंसेज हैं वो लगभग 3 महीने में $2.1 बिलियन कम हो चुकी हुई हैं। आपकी एक्सपोर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी हुई है। अगर आपकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी हुकूमत इलेक्शन की जानिब नहीं जाएगी तो अगला लाएअमल क्या है पीटीआई का? सर लास्टली, क्योंकि वक्त सर देखिए, हम ऑपोजिशन में हैं, हम अपनी पूरी कोशिश करते रहेंगे, हम लोगों के अंदर रहेंगे, हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे, पाकिस्तान के अंदर रहेंगे। आपने तौहीन IMF लगा के देख लिया, आपने तौहीन मज़हब लगा के देख लिया, आपने तौहीन अदालत लगा के देख ली, आपने गोलियां मार के देख लिया। हम पाकिस्तान में ही रहेंगे, पाकिस्तान के लोगों के दरमियान में रहेंगे, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे मार्च अप्रैल के अंदर पाकिस्तान के अंदर जनरल इलेक्शंस होंगे। और ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मामला है, इसको सर कैसे हल करेंगे? ये भी तो सर देखें, हमारे आपके बहुत सारे एतराज़ात हैं। इलेक्शन कमीशन बायस्ड है। इलेक्शन कमीशन हम समझते हैं जो उसने रोल अदा करना चाहिए वो नहीं अदा कर रहा। फॉरेन फंडिंग के केस को ले लें, हमारे केस की रोज़ हेयरिंग हो रही होती है और बाकी पार्टीज़ का केस वो वो कहते हैं ना सुम्मुम बुकमुम हुए हुए हैं। अली अमीन गंडापुर को नाअहल करार दे दिया जाता है और दूसरी तरफ आसिफ जरदारी साहब की बहन को अहल करार दे दिया जाता है। अब इलेक्शन कमीशन 40 लाख लोगों को मरवा देता है, अदालत में जाते हैं तो कहता है टाइपो एरर था। तो हमारे लोगों के नोटिफिकेशन नहीं होते। जब पंजाब असेंबली में क्राइसिस आया होता है रिजर्व सीट्स के ऊपर, हमें अदालत जाना पड़ता है। इलेक्शन कमीशन तो टोटली बायस्ड है। पर देखें, जब आप सिस्टम के अंदर होते हैं, आपने सिस्टम के अंदर रह के लड़ना होता है। हम एहतजाज करते रहेंगे, आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। अगर उनका ज़मीर हुआ कहीं ना कोई बच गया हुआ तो शायद वो इस्तीफ़ा दे के घर चले जाए। सही, बहुत शुक्रिया अली नवाज अवान साहब। दीगर मेहमानों के शुक्रिया के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।